हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था नेशनल और इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक जो है दे दिया जाएगा, या आप जो है कमेंट में भी जो है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक जो है हमारे ग्रुप में भी प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से भी जो है जुड़ के ग्रुप से जुड़ के जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी प्रश्न थे सभी को डिटेल में डिस्कस किया था और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने उसे देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट 2 के, मतलब आज का जो सेशन है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये पार्ट 2 वाले सेशन में जो है हम लोग इसका इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था, इसके अलावा फिर आपका जो मिसलेनियस के पॉइंट दिए हुए रहते हैं जिसमें आपका नियुक्तियाँ दिया हुआ रहता है, अपॉइंटमेंट दिया हुआ रहता है, इसके अलावा अवार्ड्स दिए हुए रहते हैं, फिर आपका स्पोर्ट्स, तो इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसका पता जो है आपको पहले प्रश्न ही चल जाएगा। अगर आप पहले प्रश्न का जवाब देने में सक्षम है इसका मतलब आपने जो है दर्पण पहले पढ़ लिया है और जो है इस वीडियो में आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पार्ट 2 को। पहला प्रश्न है कि भारत में चावल उत्पादन करने में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन था उन सभी को डिस्कस किया था। इसके अलावा जो मिसलेनियस था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। मिसलेनियस करने का मतलब कि अलग अलग देशों के जो चीफ हैं, जो वहाँ के चांसलर या प्रधानमंत्री हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा था। तो ये भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खासकर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी के चांसलर और राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके के और भी जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया था, तो आप पहले की वीडियो को ज़रूर देखें। अब आते हैं हम लोग आज का जो वीडियो है उसके ऊपर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भारत में चावल उत्पादन करने में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। देखो, अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप सीधा इसका आंसर लगाओगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे पश्चिम बंगाल का स्थान था, लेकिन ये अब आपका गलत हो जाएगा। भारत में चावल उत्पादन करने में शीर्ष स्थान जो है वो आपका तेलंगाना ने हासिल कर लिया है। तेलंगाना जो है ये अब टॉप पे आ चुका है और ये बात जो है 2023-24 का जो आपका आर्थिक सर्वे जारी किया गया है उस चीज़ में जो है इस के बारे में बतलाया गया है। इसके अलावा आप अगर मिनिस्ट्री की साइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस। देखो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप 100% जानते रहते हो और गलत कर देते हो, तो इसके जो है हम प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको आगे से ये प्रश्न जो है कभी गलत ना हो। देखो, अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी जो है इन चीज़ों को दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये साइट है। आपको मैप तो पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा राइस दिख रहा होगा, तो उसी का यहाँ पे मैप दिया हुआ है। और अगर मैप पे हम क्लिक करेंगे तो आपको जो वहाँ कितना प्रोडक्शन होता है वो भी यहाँ पे दिखा दिया जाता है। जैसे अगर ये आप बात करो इस मैप में तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तेलंगाना 168.74 लाख टन जो है वो उत्पादन हुआ है। ये टॉप 5 लोकेशन के यहाँ बारे में बात किया जा रहा है। तेलंगाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है आपका वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, मतलब 156 लाख टन जो है वो बंगाल में उत्पादन हुआ है, यूपी में 159 और तेलंगाना में 168.74 लाख जो है टन इतना चावल का उत्पादन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो तेलंगाना का ये शो कर रहा है 168.74 लाख टन। वहीं अगर यूपी की बात करो तो यूपी में जो है 159.90 जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे
राइस का हुआ है। वहीं अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में जो है 156.87 प्रोडक्शन जो है यहाँ पे चावल का हुआ है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो है मैप बता के दिखाया गया है। इसके अलावा एक और आप इंडेक्स देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि पूरे भारत में जो है वो कितना किस राज्य का कंट्रीब्यूशन है चावल उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा आप तेलंगाना का देख सकते हैं, 12.17% जो है 17% हिस्सेदारी है पूरे भारत में चावल उत्पादन में तेलंगाना की। इसके बाद आपका यूपी आ जाता है 11.5%, और बंगाल जो है वो आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है 11.06% के साथ। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना जो है चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है, उसके बाद यूपी और थर्ड नंबर पे बंगाल आता है। और पिछले 3 साल का अगर आप डेटा देखो तो देखो, जब 2021-22 की बात करते थे तो वहाँ पे आप चावल में देखोगे बंगाल जो है 167 लाख टन का उत्पादन किया करता था। लेकिन फिर आगे आने वाले वर्षों में इसमें उत्पादन में कमी आई है। आप देख सकते हो 167 से कहाँ 154, और इस बार तो 151 लाख टन ही उत्पादन हुआ है। जबकि तेलंगाना जो है वो काफ़ी अच्छा जंप किया है, 124 था, उसके बाद 158, और फिर अब सीधा जो है 166.31 का ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिला है। अर्थात तेलंगाना जो है पिछले कुछ वर्षों में खासकर चावल उत्पादन के मामले में जो है काफ़ी अच्छी वृद्धि हासिल की है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और आप कुछ जो है इकोनॉमिक सर्वे का भी दिखा देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये आप देख सकते हैं, ये आपका 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। वहाँ पे सारे जो क्रॉप्स है उनके जो हाईएस्ट प्रोडक्शन वाले स्टेट है उसको दिया गया है। 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे चावल का कौन सा है, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो ये 3 जो है चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य है। उसी तरीके से बाकी के भी जो फसल है उनके भी यहाँ पे उत्पादक राज्य के बारे में बताया गया है, और इसी को जो है रेफरेंस करके आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। तो आपका जो भी यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है वो बिल्कुल 100% सही है, और वो सारा कुछ जो है जांचा परखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो भी गवर्नमेंट की सही डेटा है वहाँ से ही ये आपका लिया गया है। तो याद रखिएगा, चावल उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य जो है वो पहले स्थान पे तेलंगाना है, दूसरे स्थान पे यूपी है, और थर्ड स्थान पे जो है बंगाल, और फोर्थ स्थान पे आपका आ जाता है पंजाब, और फिफ्थ स्थान पे आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो आपका 5वें स्थान पे आ जाता है चावल उत्पादन करने के मामले में। अब आगे पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन करने में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। तो देखो, गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पे जो है वो आपका यूपी का स्थान आ जाता है, और सेकेंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर जो है वो आपका पंजाब, और फोर्थ नंबर हरियाणा, और फिफ्थ नंबर पे जो है वो आपका राजस्थान आता है। तो ये 5 जो है बड़े राज्य हैं गेहूं उत्पादन के मामले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ए, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं मक्का की, तो मक्का उत्पादन करने वाले शीर्ष स्थान वाले राज्य कौन से हैं, टॉप के राज्य कौन से हैं। तो देखो, मक्का उत्पादन में जो है वो कर्नाटक का पहला स्थान है। कर्नाटक जो है पहले स्थान पे, बिहार ने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, और बिहार जो है अब दूसरे स्थान पे आ जाता है मक्का उत्पादन में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो थर्ड स्थान पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। थर्ड स्थान पे कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, और फोर्थ स्थान पे जो है मक्का उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान आता है, और 5वें स्थान पे जो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो आपका 5वें स्थान पे मक्का उत्पादन में, किसमें, मक्का उत्पादन में इसका स्थान आता है। टॉप पे कौन था, तो टॉप पे जो है आपका कर्नाटक, सेकेंड नंबर पे बिहार, और सेकेंड नंबर पे जो है आपका बिहार आ जाता है, कर्नाटक था, कर्नाटक के बाद बिहार, और थर्ड नंबर पे एमपी, और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु। तो ये जो है वो टॉप के राज्य हैं भारत में मक्का उत्पादन में। अब बात करते हैं दाल की। देखो, दाल सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी में उत्पादन किया जाता है, लेकिन दाल में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा दाल है जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पे नहीं है। ऑप्शन है चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर। देखो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, नीचे में भी दिया हुआ है कि चना, उड़द,
मूंग, मसूर, इन सभी के उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। लेकिन अरहर अरहर के उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। ठीक है, चना, उड़द, मूंग और मसूर इनके उत्पादन में पहले स्थान पे एमपी है। चना के उत्पादन में दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे राजस्थान है। उड़द वाले में एमपी, यूपी और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। मूंग के उत्पादन में जो है वो एमपी, राजस्थान और थर्ड नंबर पे बिहार आता है। मसूर में एमपी, यूपी और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। जबकि अरहर के उत्पादन में ध्यान रखना है कि कर्नाटक जो है वो आपका पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे, यूपी थर्ड स्थान पे और गुजरात आपका फोर्थ स्थान पे है। आपका टॉप 4 में जो है कहीं भी आपका एमपी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अरहर अरहर को हम लोग तूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तूर। तो तूर के उत्पादन में जो है, तूर जो दाल है उसके उत्पादन में कर्नाटक जो है पहले स्थान पे और सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड जो है वो आपका यूपी है। वही मोटे अनाज में अगर बात करें तो बाजरा के उत्पादन में जो है राजस्थान टॉप पे है, उसके बाद यूपी और गुजरात और हरियाणा का स्थान आता है। तो मोटा अनाज में याद रखिएगा, मोटा अनाज जो है वो आपका राजस्थान में, खासकर बाजरा बाजरा जो है वो आपका राजस्थान में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है वो आपका महाराष्ट्र में जो है ज़्यादा उत्पादन होता है और उसके बाद कर्नाटक में और थर्ड नंबर पे यूपी और फोर्थ नंबर पे राजस्थान है। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ पे और बता दें कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दाल के उत्पादन में हमेशा जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पे होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारत में कुपोषण वाला अगर राज्य देखा जाए तो वो भी आपका मध्य प्रदेश ही है। दाल का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा करता है, दाल में प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश में कुपोषण के मामले जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में से कितना टन स्वर्ण वापस मंगाया है। देखो, होता यह है कि आरबीआई जो है बहुत सारे जो अपने एसेट्स है वो गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं। अब गोल्ड जो रखता है आरबीआई, तो वो सारा का सारा गोल्ड जो है इसके पास नहीं है। कुछ गोल्ड जो है ये लोग अलग अलग जगह पे अपना डिपॉजिट करके रखे हुए हैं। तो उसी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो है इनके काफ़ी सारे गोल्ड रिजर्व हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी कोई भी सामान रखते हो तो उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वही चीज़ जो है हमारा भी है कि जब हम लोग गोल्ड रखे हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड में तो हमें एक सर्टेन अमाउंट जो है यहाँ पे करना पड़ता है। तो भारत सरकार जो है अब चूंकि अपने यहाँ इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वो और भी ज़्यादा जो है गोल्ड रिजर्व को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो है वो 100 टन जो गोल्ड है वो वापस अपने यहाँ मंगा लिया है। कितना टन? तो 100 टन। 100 टन जो है वो स्वर्ण भंडार जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत मंगाया है। तो यही जो है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो इसका अपना जमा पैसा था उसमें से कितना टन जो है वो वापस मंगाया है। तो 100 टन जो है वो जो गोल्ड उनके यहाँ जमा था वो जो है भारत ने अपना वापस मंगाया है और अपने देश में ही ये लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पे रखे हैं। अब आगे पूछा जा रहा है कि बैंक शाखाओं के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन सा बैंक है। तो देखो, बैंक ब्रांचेज के आधार पे जो है सबसे नंबर 1 स्थान पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। इसके जो है जून 2024 तक 22,500 ब्रांचेज थी। कितना? 22,500 ब्रांचेज। और इस तरीके से जो है ये टॉप पे था। लेकिन अभी चर्चा में ये इसलिए था क्योंकि इसने कहा है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ये 400 ब्रांचेज और जो है वो ऐड करने वाला है, इसलिए ये जो है न्यूज में था। और सेकेंड स्थान पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो हमारे गवर्नमेंट बैंक हैं उनमें पंजाब नेशनल बैंक का स्थान आता है। इसके लगभग 12,000 से अधिक ब्रांचेज हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल
ये किस संस्था के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल है क्या। तो देखो, जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होते हैं, उनको जो व्यापार करना होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी है उसको जो है एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो उन्हीं सारे फॉरेन जो करेंसी है, उन सारी करेंसी को मिला के, मतलब 22 ऐसी करेंसी है जिसको मिला के एक ऑटोमेशन मॉड्यूल पे उसका रेट जो है चेंज होता रहेगा। उसका रेट जो है वो क्या होगा, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक लेवल पे चेंज होता रहेगा। जिससे क्या है, जो बिजनेसमैन है, जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है, उन्हें अपना करेंसी एक्सचेंज करने में आसानी होगा। और ये क्या है कि महीने में जो है ये 2 बार आपका जो है निर्धारित किया जाएगा। एक महीने का जो थर्ड गुरुवार होगा, ठीक है, जो थर्ड थर्सडे होगा, थर्ड गुरुवार होगा, उस बार चेंज होगा। और एक जो है पहला पहला गुरुवार, और दूसरी बार जो है वो थर्ड जो गुरुवार होगा। इन 2 टाइम जो है इसका एक्सचेंज रेट जो है, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल के आधार पे। और इसमें कितने करेंसी को की बात की गई है, तो 22 जो फॉरेन करेंसी है उसके एक्सचेंज को यहाँ पे करने की बात की गई है। तो बात आती है कि ये एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल जो है किस संस्था के द्वारा आखिर प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन अब देख लेते हैं। ऑप्शन है आरबीआई, सेबी या सीबीआईसी या ईडी। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा सीबीआईसी, अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, उसके द्वारा जो है ये चीज़ें लाई गई है। ई रैम, ठीक है, ई रैम एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल किसके द्वारा लाया गया है, तो ये आपका सीबीआईसी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ये लाया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि नए थल सेना अध्यक्ष कौन है। देखो, अभी हाल में जो है हमारे थल सेना अध्यक्ष वो चेंज हो गया है। अभी हमारे कौन हो गए, तो वो हो गए उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे नए आर्मी चीफ बन गए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने जो है मनोज पांडे का स्थान लिया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि NS राजा सुब्रमण्य ये जो है हाल ही में नए सेना उप प्रमुख बनाए गए हैं। उप प्रमुख बनाए गए हैं, मतलब वाइस चीफ जो है हमारे इंडियन आर्मी के बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी के चीफ कौन हो गए, तो उपेंद्र द्विवेदी। और वाइस चीफ कौन हो गए, तो NS राजा सुब्रमण्य। उपेंद्र द्विवेदी ने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है। 31 का आंसर नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। तो देखो, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो है वो आपके पीके मिश्र है। ज़्यादा जो है ये पीके मिश्र के नाम से फेमस है। और इनका पूरा नाम हो जाता है प्रमोद कुमार मिश्र। प्रमोद कुमार मिश्र। और ये जो है 2019 से ही जो है भारत के प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने हुए हैं। कब से, 2019 से लेके अभी तक वर्तमान में जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, और ये पहले भी जो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भी उस टाइम ये वहाँ के जो है वहाँ जो है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोद कुमार मिश्र के ऊपर जो है प्रधानमंत्री का कितना ज़्यादा जो है वो भरोसा है। और ये हैं कहाँ के, तो ये गुजरात कैडर के ही IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, याद रखना है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, प्रमोद कुमार मिश्र। और आपको एक नाम और याद रखना है, लोकदर्शन रेग्मी। लोकदर्शन रेग्मी कौन है, तो ये भारत में नेपाल के नए राजदूत हैं। ठीक है, लोकदर्शन रेग्मी कौन है, भारत में नेपाल के नए राजदूत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ऑप्शन है शिवशंकर मेनन, MK नारायणन, तपन कुमार डेका या अजीत डोभाल। तो याद रखना है अजीत डोभाल जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये जो है मई 2014 से ही जो है
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं और इनके कार्यकाल में जो है अभी हाल में पुनः वृद्धि की गई है, इसलिए ये चर्चा में है। तीसरी बार जो है इनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया है अजीत डोभाल के कार्यकाल में। तो याद रखना अजीत डोभाल कौन है, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले जो है वो आपके शिवशंकर मेनन थे। देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। देखो ये भी चर्चा में इसलिए है कि जब नया हमारा लोकसभा स्टार्ट हुआ है तो उसमें जो है ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि ओम बिरला का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखना है कोटा। कोटा जो है इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से ये चुन के आए हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो है अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता, वो नॉर्मल एक सदस्य के रूप में शपथ पहले ले चुके रहते हैं और हमारे ये जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से एक का चुनाव जो है वो किया जाता है। लेकिन उसके पहले तक जो है एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक जो है जो सीनियर होते हैं पूरे लोकसभा सदस्य में उनका चुनाव किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के तौर पे। और इस बार जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब जो है इस बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने गए थे। ठीक है, देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब भारत में जितने भी फोन कंपनियां हैं उन सभी के एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। नीता अंबानी, अभिजीत किशोर, प्रमोद के मित्तल या राहुल बट्स। तो देखो जो अभिजीत किशोर हैं ये आपका वोडाफोन आइडिया के जो है ये चीफ हैं और इन्हीं को बनाया गया है अभी वर्तमान में COAI के अध्यक्ष, अर्थात सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अभिजीत किशोर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं इसके जो उप प्रमुख होंगे वो आपके जो है प्रमोद के मित्तल हैं। कौन है, प्रमोद के मित्तल। हालांकि आपको मेन याद रखना है कि COAI के अध्यक्ष कौन है, अभिजीत किशोर। अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है SSC उसके नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो याद रखिएगा राकेश रंजन को जो है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SSC का जो है अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है राकेश रंजन को। देखते अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है खुफिया ब्यूरो IB के प्रमुख किसे बनाया गया है। ऑप्शन है तपन कुमार डेका, PK मिश्र, रवि सिन्हा या B श्रीनिवासन। तो याद रखिएगा खुफिया ब्यूरो अर्थात IB के जो प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाए गए तपन कुमार डेका को। किसे, तपन कुमार डेका। और ये जो है आपका 2022 में ही इनकी नियुक्ति हुई थी और 1 साल के लिए जो है इनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया। अब इनका टेन्योर जो है वो आपका जून 2025 तक के लिए होगा। तो IB के चीफ कौन है, तो तपन कुमार डेका। और ये हैं कहाँ के, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं। इसके अलावा जो है रॉ के जो अभी चीफ हैं वो हैं आपके रवि सिन्हा। रॉ के कौन है, रवि सिन्हा। जबकि B श्रीनिवासन जो है वो आपके NSG के प्रमुख है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख जो है वो आपके B श्रीनिवासन हो गए। रवि सिन्हा
ये आपके रॉ के चीफ हो गए। रॉ का आप फुल फॉर्म जानते होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ये आपका रॉ का जो है फुल फॉर्म है। और ये भी हमारा क्या है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। वहीं आईबी के प्रमुख कौन हो गए, तपन कुमार डेका। चलते अगले प्रश्न में। आगे जो है वो आपका पुरस्कार और सम्मान, उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के संबंध में सत्य है। देखो, साहित्य एकेडमी के अंतर्गत जो है कई तरीके के प्राइज दिए जाते हैं, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यह 24 विभिन्न भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। और देखो, चूँकि ये 24 अलग अलग भाषाओं के लेखकों को दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको हर एक भाषा के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि हिंदी में किसे मिला, इंग्लिश में किसे मिला, उर्दू बंगाली इसमें किसे मिला। जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, अगर उन्हें प्रदान किया जा रहा है वो प्राइज, तो उनके नाम पे पूछ लिया जाता है। या फिर जनरली हिंदी और इंग्लिश ये दो भाषाएं हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हिंदी के लिए जो है इस बार साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो देवेंद्र कुमार को प्रदान किया गया है। जबकि अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए नंदिनी सिंह गुप्ता, इनको जो है ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी यहाँ पे सत्य हैं। देखते अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है, साहित्य एकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार, वहाँ पे था बाल साहित्य पुरस्कार, यहाँ पे है युवा साहित्य पुरस्कार 2024 के संबंध में क्या सही है। तो देखो, ये 24 भाषाओं की युवा साहित्यकार को दिया जाता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। पुरस्कार राशि यहाँ भी आपका 50-50 हज़ार रुपया है। और हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है वो दिया गया है गौरव पांडे को, जबकि अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार है वो दिया गया है के वैशाली को। तो याद रखना है, गौरव पांडे, उन्हें युवा साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है, साहित्य एकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार। और जो अंग्रेजी भाषा का है वो दिया गया है के वैशाली को। इसका शर्त ये होता है युवा साहित्य पुरस्कार का कि जो विनर है उसका जो एज है वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र के जो युवा होते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे किताब का भी नाम दिया हुआ है कि जो गौरव पांडे हैं उन्हें उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, उसके लिए दिया गया है। याद रखिएगा, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसके कवि कौन है, तो गौरव पांडे। और इसी के लिए उन्हें जो है साहित्य एकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। जबकि के वैशाली को इंग्लिश का दिया गया है और उनकी जो बुक है वो है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिलेक्स इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लिए जो है उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। देखते अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 में सूचीबद्ध स्मृति वन संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखो, यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2024 हुआ है, उसमें जो है 7 जो ऐसे संस्थान हैं जो आदमी के द्वारा बनाए गए और काफ़ी अच्छे म्यूजियम हैं, उन्हें जो है लिस्टेड किया गया है। उसी में भारत का एक जो है स्मृति वन संग्रहालय को भी लिस्टेड किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है स्मृति वन संग्रहालय स्थित है। और ये बनाया कहाँ गया है, तो ये आपका जो है भुज में बनाया गया। गुजरात में एक जगह है भुज, तो भुज में जो है भुजियो डूंगर पहाड़ी, वहाँ पे ये बनाया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2001 में जो है 26 जनवरी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण जो है वो हजारों लोग मारे गए थे। तो उसी के स्मृति में जो है यहाँ पे बनाया गया है स्मृति वन संग्रहालय म्यूजियम। और उसी को जो है
वो यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, दुनिया के 7 सबसे जो खूबसूरत संग्रहालय हैं उसमें इसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, स्मृति वन संग्रहालय कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो भुज में। और ये क्यों बना हुआ है? तो 2001 में यहाँ जो भूकंप आया था उसी के स्मृति में ये बना हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2024 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे दिया गया? देखो, हर साल जो है लंदन का जो सेंट्रल बैंकिंग है उसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2024, और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है गवर्नर ऑफ द ईयर, दूसरा जो है वो आ जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो 2024 का जो है वो पूछा जा रहा है कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा कि इस बार जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के गवर्नर को दिया गया है। अर्थात जो यूक्रेन का सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर को जो ये अवार्ड दिया गया, अर्थात एंड्री पिस्नी। ये कौन है? तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के गवर्नर है, उन्हें दिया गया है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो है 2023 में जो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं के शक्तिकांत, उनको जो है दिया गया था, शक्तिकांत दास को दिया गया था 2023 का। और इस बार किसे दिया गया है? तो इस बार दिया गया यूक्रेन के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर को, एंड्री पिस्नी, उनको दिया गया। लेकिन इस बार भारत को भी ये अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। जबकि इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील को दिया गया है। तो याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो यूक्रेन के गवर्नर, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के जो गवर्नर हैं एंड्री पिस्नी, उनको दिया गया है। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील को दिया गया है। और रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर जो है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। और दे कौन रहा है? तो लंदन का जो सेंट्रल बैंकिंग है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, पूछा जा रहा है टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो देखो, 2024 का ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो दिया गया है अफ्रीका की एक है डॉक्टर पुंगलो गोवोडो मिडी किजेला, उनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो, टेम्पल्टन पुरस्कार जो है इसे धर्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, या नोबेल प्राइज़ के नाम से दिया जानते हैं। ये मेनली जाता है धर्म, विज्ञान और आध्यात्म, इन क्षेत्रों में अगर कोई रिसर्च करता है तो उसको जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है, या फिर कोई अच्छा काम करता है तो जो है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। इसलिए इसे जो है टेम्पल्टन प्राइज़ फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिलीजियन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात धर्म के लिए दिया जाने वाला एक तरीके का नोबेल अवार्ड जो है ये के रूप में जाना जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। और इसके तहत जो प्राइज़ मनी दिया जाता है वो दिया जाता है $1.3 मिलियन। $1.3 मिलियन का जो प्राइज मनी है वो इसमें दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे पहला जो पुरस्कार था वो 1973 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया था। 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया। और भी भारत के लोग हैं जिन्हें जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जा चुका है 1975 में। उसके बाद फिर जो बाबा आमटे हैं उन्हें जो है दिया जा चुका है 1990 में दिया गया है। और पांडुरंग शास्त्री, उन्हें जो है 1997 में दिया गया, 1997 में ये अवार्ड दिया गया। तो ये कई भारतीय हैं जिन्हें जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है, क्योंकि भारत एक तरीके से धर्म और अध्यात्म का भी देश है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में अध्यात्म के ऊपर फोकस किया जाता है, धर्म के ऊपर फोकस किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पूछा ये जा रहा है कि इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स
2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, आईकॉन्स 2024 का आयोजन कहाँ किया, ये पूछा जा रहा है। नई दिल्ली, रायपुर, रांची या जमशेदपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची में जो है वो इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अर्थात बोल सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील्स। तो ये 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका रांची में किया गया, इसका आयोजन किया गया था। 30 और 31 मई 2024 को जो है इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा? तो भारत के जो इस्पात मंत्रालय है उसके अधीन जो है ये आयोजन किया था। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है मेकॉन लिमिटेड और सेल के द्वारा जो है मिलके की गई थी। तो याद रखना है आपको कि आईकॉन्स 2024 का आयोजन जो है वो आपका कहाँ किया गया है? रांची में किया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट था वो था पूंजीगत वस्तुओं की महत्ता। अगला प्रश्न है जिमेक्स 24 ये संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है वो संपन्न हुआ है? ऑप्शन है जिबूती, जापान, सिंगापुर या मलेशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान और भारत के बीच जो है जिमेक्स 24 का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो ये जापान में ही इस बार आयोजित किया गया है। ठीक है, जापान में योकोसुको जो जगह है वहाँ पे ये किया गया, योकोसुका वहाँ पे आयोजित किया गया है जिमेक्स 24। और ये एक तरीके का क्या है? समुद्री अभ्यास है। अगला है एक्सरसाइज रेड फ्लैग किस देश की वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जो है यूएसए के द्वारा आयोजित किया गया और ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज था। ठीक है, मल्टी नेशनल ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज था जो यूएसए के द्वारा किया गया था, एक्सरसाइज रेड फ्लैग। ठीक, और इसमें जो है भारत के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में था कि रेड फ्लैग का आयोजन जो है वो यूएसए के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। और भारत ने भी जो है वो एक मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का आयोजन इस बार किया है, एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 ये किसके द्वारा? तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा आयोजित किया गया। और खासियत ये है कि ये पहली बार है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये किया गया, मतलब बहुत सारे देशों के जो एयरफोर्स हैं वो आके जो है यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। तो आखिर ये आयोजन इतना बड़ा जो एक्सरसाइज है वो कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है। बेंगलुरु, नई दिल्ली, जोधपुर या ग्वालियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। आपको लग रहा होगा बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर जो है वो एक बड़ा इंडियन एयरफोर्स का हब है, लेकिन जो इसका आयोजन है वो आपका जोधपुर में किया गया है। जोधपुर को अगर आप देखो तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच का एक पोर्शन हो जाता है, ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र भी हो जाता है। तो अर्थात बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो है जोधपुर में ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है खेल से है कि अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया? ऑप्शन है गुजरात, चेन्नई। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये भारत लेवल पे नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लेवल का जो शतरंज चैंपियनशिप है 2024 ये भारत में आयोजित हुआ है। पूछा ये जा रहा है कि भारत में ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है गुजरात, चेन्नई, नई दिल्ली या पटना? तो याद रखिएगा अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन भारत के गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें जो महिला कैटेगरी है, महिला कैटेगरी में दिव्या देशमुख ने वो जो है चैंपियंस बनी है, अर्थात इसका जो चैंपियनशिप का खिताब है वो महिला कैटेगरी में जो है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के महिला कैटेगरी में दिव्या देशमुख ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो है कजाकिस्तान के कोजीबेक नोगरबेक जो खिलाड़ी हैं उन्हें जो है वो पहले स्थान पे यहाँ पे रही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कोजीबेक नोगरबेक ये पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें की विश्व शतरंज अंडर 20 2024 का चैंपियन घोषित किया गया। और ये आयोजित कहाँ किया गया? तो ये भारत के गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था।
देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के विजेता मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है। देखो, मैग्नस कार्लसन जो है वो दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है। तो पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध जो है वो नॉर्वे से ही है। और ये जो चेस टूर्नामेंट है वो कौन सा था, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। और उसके विजेता कौन रहे हैं, तो मैग्नस कार्लसन। इनका संबंध कहाँ से है, तो नॉर्वे से है। अगला है यूएएफ चैंपियंस लीग या फिर आप बोल सकते हैं यूसीएल 2024 का विजेता कौन रहा है। देखो, यूरोप का जो सबसे बड़ा फुटबॉल लीग है वो आपका यूसीएल है, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं यूईएफए चैंपियंस लीग, ठीक है, चैंपियंस लीग। और यही शॉर्ट में आपका यूसीएल 2024 हो गया। अर्थात फुटबॉल, यूरोप के फुटबॉल का सबसे बड़ा जो है वो गेम है। और उसका पूछा जा रहा है कि कौन विजेता बना है। तो जो अलग अलग देशों की टीम होते हैं उनके बीच ये चैंपियनशिप करवाई जाती है। और इस बार जो है इसका जो चैंपियन बना है वो बना है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है वो आपका 15वीं बार है जब इसका चैंपियंस बना है। कैमी बार, 15वीं बार जो है ये चैंपियन बना है। और इसने हराया किसे है, तो इसने जो है वो जर्मनी का एक क्लब है बोरुसिया डॉर्टमुंड, उसको हराया है। किसे, तो जर्मनी का जो क्लब है उसको जो है इन लोगों ने हराया है। लेकिन अब बात आती है कि ये रियल मैड्रिड ये कौन सी देश की टीम है। तो ये स्पेनिश टीम है, अर्थात स्पेन की ये जो है टीम है। स्पेन का जो क्लब है वो है रियल मैड्रिड। और वहीं जो है इस बार का यूरोप फुटबॉल फेडरेशन का जो चैंपियंस लीग है उसका खिताब जीता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी ओपन 2024 के पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है। देखो, मालूम होना चाहिए कि टेबल टेनिस का जो है ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर यूएस ओपन, ये और एक बिबला। देखो, एक्चुअली साल में 4 जो है ग्रैंड स्लैम होता है। इसको हम लोग याद रखते हैं अफबा के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन, और अंत में जो है वो आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है, यूएस ओपन होता है। तो ये 4 जो है वो आपका ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है टेबल टेनिस का। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फ्रांसीसी ओपन 2024 है ये उसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखो, फ्रांसीसी ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है इस बार कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने, कार्लोस अल्कराज ने। और इसने हराया किसे है, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को इन्होंने हराया है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको हरा के जो है चैंपियन बना है। तो विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज। हराया किसे, अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है फ्रांसीसी ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस बार जो है महिला एकल का जो खिताब है वो आपका ईगा स्विएटेक ने जीता है। और हराया किसे, तो इटली की जो खिलाड़ी है जैस्मिन पाओलिनी, उसे जो है इन्होंने हराया है। अच्छा, ये भी याद रखना कि कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, तो कार्लोस अल्कराज जो है ये आपके स्पेन के हैं। मतलब स्पेन ने इस बार 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जीती है। एक आपका जो है फुटबॉल लीग जो था यूसीएल वो जीता, रियल मैड्रिड वो भी जो है स्पेन का था। और कार्लोस अल्कराज ये जो है फ्रेंच ओपन जीता है, और ये भी कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं, ठीक है। और इस बार जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये आपका पोलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ, पोलैंड। और पोलैंड का जो सीमा है वो आपका यूक्रेन से को टच करता है, यूक्रेन को जो है ये टच करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है, हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, इनके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। देखो, सुनील छेत्री भारत के एक नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर थे और इन्होंने हाल में क्या है, संन्यास की घोषणा की है। और इनके बारे में जो है
कि इन्होंने वर्ल्ड जो इंटरनेशनल मैचेज है उस इंटरनेशनल मैच में कुल 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और इस मामले में वो विश्व में चौथे स्थान पे है। आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ी बात हो जाता है वर्ल्ड लेवल पे 4th नंबर पे आने में। और ये भी किनके बाद, एक तो आपका रोनाल्डो रोनाल्डो उसके बाद फिर एक और खिलाड़ी है ईरान का अली अली देई। और उसके बाद फिर जो है जो मेसी, इन तीनों के बाद 4th नंबर में जो है आपका सुनील छेत्री का नाम आता है। अर्थात रोनाल्डो, अली देई और मेसी, इसके बाद जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी है वो आपका सुनील छेत्री है। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक अपने आप में उपलब्धि है। और इन्हें जो है 2011 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इन्हें 7 बार जो है AIFF के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो है वो अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और इन्होंने अपना अंतिम मैच हाल ही में जो है वो खेला है आपका सॉल्ट लेक, जो कोलकाता का एक फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे खेला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने अपना अंतिम जो मैच है वो किसके खिलाफ खेला, तो याद रखिएगा कुवैत के खिलाफ। किसके खिलाफ? कुवैत के खिलाफ इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला। अगला है 9वां ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसने किया? भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका। देखो ऐसे अगर आप देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ही प्रश्न पूछा जाता है। वो आपको ईयर नहीं पूछेगा कि हाँ 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका बताओ कि कहाँ पे आयोजित हुआ। वो आपको पूछेगा कि 9वां जो ICC T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है कि 9वां ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा आयोजित किया गया था। USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से ये आयोजित हुआ था। और उसका खिताब किसने जीता? तो इस बार का जो खिताब है वो जीता था भारत ने, रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में जीता था। और किसको हरा के जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जो है इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था। और जो विजेता है उसे जो है $24.5 लाख का जो है वो इनाम राशि दिया गया था। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो पहला, ये तो 9वां था, भारत ने पहला ICC T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। और किसके कैप्टनशिप में? तो 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में इन्होंने जो है अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है भारत के द्वारा ये मिला है। और 2011 में चूंकि हम लोगों ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता था, अर्थात 13 साल बाद जो है हम लोगों ने क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप यहाँ पे जीता है। अब आगे पूछा जा रहा है, इसी से संबंधित है कि 9वां ICC T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द खिलाड़ी कौन सा था, कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस किया? ऑप्शन है विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रहमान उल्लाह गुरबाज, अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है वो इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप था उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो याद रखिएगा, हालांकि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी है वो आपका जसप्रीत बुमराह नहीं है, ना ही सबसे ज़्यादा रन मारने वाला खिलाड़ी जो है वो जसप्रीत बुमराह है। फिर भी जसप्रीत बुमराह जो है वो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट लिए थे। जो मेन टाइम है उस टाइम पे इन्होंने जो है टीम को जीत दिलाया था। अब आते हैं बाकी की जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, मतलब फाइनल मैच में कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वो विराट कोहली था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाला खिलाड़ी है इस बार टूर्नामेंट में कौन रहा, तो अफगानिस्तान की टीम जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की थी और वो सेमीफाइनल में पहुंचा था। और उसी के खिलाड़ी है रहमान उल्लाह गुरबाज, उन्हें टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए।
टोटल जो है 281 रन इन्होंने बनाए थे। रहमान उल्लाह गुरबाज, तो आपको अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है इस बार रन किसने बनाया, तो उसमें आप विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा मत मारना। सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो रन बनाने वाले हैं वो रहमान उल्लाह गुरबाज थे। अगर उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका रोहित शर्मा का स्थान आता है, जो कि 257 रन उन्होंने बनाए। लेकिन पहले नंबर पे कौन है, तो रहमान उल्लाह गुरबाज। और अगर पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने की बात किया जाए तो वो जो है आपका जसप्रीत बुमराह नहीं है, वो आपका अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी दोनों ने जो है संयुक्त रूप से 17 विकेट यहाँ पे लिए हैं। 17 विकेट जो है वो आपका अफगानिस्तान का जो खिलाड़ी है फजल हक फारूकी उन्होंने भी लिया और अर्शदीप सिंह ने भी लिया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है छक्का मारने वाला वो आपका रोहित शर्मा नहीं है, बल्कि निकोलस पूरन है, जिन्होंने टूर्नामेंट में 17 छक्के लगाए। और सबसे ज़्यादा अगर रन जो है कोई एक पारी में बनाया है तो वो भी निकोलस पूरन ने ही बनाया है। इन्होंने जो है 98 रन बनाए, एक पारी में जो है 98 रन बनाए, और सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर जो है इन्होंने एक मैच में किया था। ठीक है, कभी कभी जो है हम लोग बस अपने देश के खिलाड़ी के नाम को ही जानते हैं और उसी को ही टिक कर देते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में कुल कितने हैट्रिक लिए गए। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हैट्रिक। इस बार जो नौवां T20 वर्ल्ड कप था उसमें जो है 3 हैट्रिक लिए गए। 2 हैट्रिक जो है वो आपका पैट कमिंस के द्वारा लिया गया था, पेट कमिंस के द्वारा, और जबकि एक हैट्रिक जो है आपका क्रिस जॉर्डन के द्वारा लिया गया था। तो याद रखिएगा इस बार जो है टोटल 3 हैट्रिक लिए गए। 3 हैट्रिक का मतलब ये हुआ कि 3 लगातार बॉलों पे जो है 3 विकेट लेना, उसी को हैट्रिक विकेट कहते हैं। तो इस बार 3 हैट्रिक विकेट लिए गए हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है पैट कमिंस उनके द्वारा, और एक जो है इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन के द्वारा ये हैट्रिक लिया गया था। अगला प्रश्न है कि 10वां ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि 2026 का जो 10वां ICC T20 वर्ल्ड कप है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो है भारत और श्रीलंका में इसका मेज़बानी करने वाला है। वहीं 2028 इसका जो है मेज़बानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा 2028 की मेज़बानी की जाएगी। जबकि 2030, क्योंकि ये हर एक 2 साल के बाद होता है, तो 2030 की मेज़बानी जो है वो ब्रिटेन और आयरलैंड के द्वारा किया जाएगा। और अभी 2032 फाइनल नहीं है। तो 2026 आपका भारत श्रीलंका, 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और 2030 जो है वो ब्रिटेन और आयरलैंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे अगस्त 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे जो है ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।